तो रेजिडेंशियल स्टेटस ये चैप्टर हमें बताता है कि कौन सी इनकम पर इंडिया में टैक्स देना है और कौन सी इनकम पर इंडिया में टैक्स नहीं देना है। ये हमें बताता है कि एसएससी रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि उसी के बिहाव पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी इनकम पे इंडिया में टैक्स देना है और कौन सी इनकम पे इंडिया में टैक्स नहीं देना है। तो ये हर प्रीवियस ईयर के लिए हर बार कैलकुलेशन होती है। अगर इस साल कोई रेजिडेंट है तो हो सकता है अगले साल वो नॉन रेजिडेंट हो जाए। तो हमें इसके लिए हमेशा देखना होता है कि कौन रेजिडेंट है और कौन नॉन रेजिडेंट है। जो रेजिडेंट इन सब पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस हम देख सकते हैं। पर्सन हमने लास्ट क्लास में देखा था, पर्सन होता है इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एओपीबीवाई, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो इन सब का रेजिडेंशियल स्टेटस हम निकाल सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इंडिविजुअल की बात करते हैं। तो जो इंडिविजुअल होता है वो या तो रेजिडेंट होता है या नॉन रेजिडेंट होता है। इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होता है या नॉन रेजिडेंट होता है, जिसे हम आर और एनआर बोल देते हैं। अगर वो रेजिडेंट है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है। तो या तो इंडिविजुअल रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। अगर रेजिडेंट होगा तो या तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। यही एचयूएफ के लिए होता है। लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा जो रिमेनिंग है सब, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे लोकल अथॉरिटी, एओपीबीवाई, कोई भी हो, वो सब या तो रेजिडेंट होते हैं या नॉन रेजिडेंट होते हैं बस। पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एओपीबीवाई, लोकल अथॉरिटी, ये सब लोग ये या तो रेजिडेंट होते हैं या नॉन रेजिडेंट। ये ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी का कॉन्सेप्ट केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि रेजिडेंट जो होता है इंडिविजुअल, वो कब बनता है। इंडिविजुअल रेजिडेंट कौन सी सिचुएशन में बनता है। तो इंडिविजुअल रेजिडेंट बनने के लिए हम लोगों को उसके रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को चेक करना होता है। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर चेक करना होता है। जैसे अगर मान लिया हम प्रीवियस ईयर 2021 की इनकम निकालना चाहते हैं, जिसे हम असेसमेंट ईयर 21-22 भी बोल सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें हर साल का रेजिडेंशियल स्टेटस हर बार कैलकुलेट करना होता है, निकालना होता है। पिछले साल वो रेजिडेंट है तो इस साल वो नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। तो हर साल का रेजिडेंशियल स्टेटस हमें कंप्यूट करना होता है। अब अगर हम इस साल का देख रहे हैं तो इस रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में हमें देखना है वो रेजिडेंट है या नहीं। तो रेजिडेंट होने या नहीं होने के लिए हमारे पास बेसिक कंडीशन होती है। दो बेसिक कंडीशन है हमारे पास, बेसिक कंडीशन नंबर 1, बेसिक कंडीशन नंबर 2। इन बेसिक कंडीशन को समझते हैं। ये बेसिक कंडीशन दोनों रेलेवेंट प्रीवियस ईयर पर अप्लाई होती हैं। कहां पर? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। जिस प्रीवियस ईयर की हम इनकम के बारे में, टैक्सेबिलिटी के बारे में चेक करना चाहते हैं, उस ईयर के लिए हम बेसिक कंडीशन नंबर 1 और 2 लगाते। तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक कंडीशन नंबर 1 क्या है। सेक्शन 6 में जो बता रखी है, assessee must be in India for the period or periods। यहां पर फॉर द पीरियड और पीरियड्स का मतलब ये है
कि हो सकता है कि एसएससी एक साथ रहे इंडिया में, हो सकता है टुकड़ों में रहे। 10 दिन आया चला गया इंडिया के बाहर, फिर 50 दिन आया इंडिया के बाद चला गया, फिर 100 दिन आया चला गया, ऐसा हो सकता है। इसलिए यहाँ लिखा है फॉर द पीरियड और पीरियड्स ऑफ 182 डेज और मोर, या तो 182 डेज। 182 डेज कैसे याद रखेंगे आप? हमारा 365 डेज होता है, इसका हाफ कर दो, 182.5 डेज होता है, इसको 0.5 को हटा दो तो 182 डेज आ गया। तो इस 182 डेज में वो कम से कम इंडिया में रहे, चाहे एक साथ रहे चाहे वो थोड़ा थोड़ा करके रहे। यहां पर ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन वो इंडिया में आया है वो दिन और जिस दिन वो इंडिया को छोड़कर जा रहा है वो दिन, वो दोनों दिन इंडिया में रहने वाले माने जाएंगे अगर हमें एग्जैक्टली टाइम ऑफ अराइवल और टाइम ऑफ डिपार्चर नहीं दिया। इसका मतलब कोई आज आया है तो आज का दिन भी इंडिया में माना जाएगा, कोई कल वापस गया है तो भी कल का दिन भी इंडिया में माना जाएगा, तो कोई आज आकर कल जा रहा है तो वो 2 दिन माने जाएंगे, एक दिन नहीं माना जाएगा। ये है हमारा फर्स्ट बेसिक कंडीशन। तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन जब लग जाएगी तो वो रेजिडेंट हो जाएगा, अगर नहीं लगेगी तो हमें सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या हो गई? फर्स्ट बेसिक कंडीशन हो गई कि 182 डेज और मोर इन relevant previous year और एंड, या तो फर्स्ट या दूसरी कोई भी एक सेटिस्फाइड हो जाए या दोनों भी सेटिस्फाई हो जाए तो वो रेजिडेंट बन जाएगा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में। तब सेकंड बेसिक कंडीशन क्या कहती है? सेकंड बेसिक कंडीशन कहती है कि एसएससी को इंडिया में होना चाहिए फॉर द पीरियड और पीरियड्स ऑफ 60 डेज और मोर। 182 डेज की बजाय 60 डेज। तो 60 डेज तो बहुत आसान है, 182 डेज की तो कंडीशन ही बेकार हो जाएगी। नहीं, इसमें साथ में पिछले 4 साल में और भी रहना है। तो 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। इसका मतलब जो आपका प्रीवियस ईयर है उस प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर प्लस साथ ही साथ 365 डेज और मोर इन 4 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है उससे पिछले 4 सालों में 365 दिन रहे। इसका मतलब अगर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर हमारा 2021 है तो ये 1920, 1819, 1718 एंड 1617, ये 4 सालों में 365 दिन कम से कम इंडिया में रहना पड़ेगा। ये है सेकंड बेसिक कंडीशन। इन दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई सी भी एक बेसिक कंडीशन अप्लाई हो जाएगी तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इसके बारे में सेकंड कंडीशन के बारे में बात अभी खत्म नहीं हुई। There are 2 exceptions for the condition second. सेकंड कंडीशन की 2 एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि एक्सेप्शन में जो लॉ में लिखा है, जो कानून में लिखा है, वो तो ये लिखा है कि जो सेक्शन 6 है, इसका सेकंड पार्ट है, उसके अंदर आपको 60 डेज की बजाय 182 डेज पढ़ना है इन 2 सिचुएशन में। अब एक बात बताओ, हमारी फर्स्ट कंडीशन है, बेसिक कंडीशन नंबर 1 है कि उसे 182 डेज होना चाहिए। सेकंड बेसिक कंडीशन है 60 डेज प्लस 365 होना चाहिए। अगर हम सेकंड कंडीशन में 60 को 182 डेज कर देंगे तो फिर तो सेकंड देखने का फायदा नहीं है, क्योंकि फिर फर्स्ट ही देखेंगे हम। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सेकंड कंडीशन कुछ लोगों पर अप्लाई करने का फायदा नहीं। वो कौन से लोग हैं? नंबर 1, इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। वो इंडिया का सिटीजन है, वो इंडिया के बाहर जा रहा है पैसा कमाने, नौकरी करने, बिजनेस करने, कुछ भी करने,
तो अगर वो इंडिया के बाहर पैसा कमाने जा रहा है तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको, इंडियन सिटीजन है, पैसा कमाने इंडिया के बाहर जा रहा है, तो उस पर सेकंड कंडीशन नहीं लगाएंगे। उसका एक लॉजिक और रीजन है, वो इंडिया में ही रहता है हमेशा से, तो पिछले 4 साल में 365 दिन वाली कंडीशन तो बड़े आराम से सेटिस्फाई हो जाएगी। और इस साल 60 दिन का मतलब केवल 2 महीना, इसका मतलब 2 महीना निकलते ही वो इंडिया छोड़ के कभी भी जाएगा वो इंडिया में रेजिडेंट होगा। इंडिया में रेजिडेंट होने का मतलब ये समझ लो कि इंडिया के बाहर कमाई करेगा तो भी इंडिया में टैक्स देना है, और वहां पर कमाई करेगा वहां भी टैक्स देना है, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए उन लोगों को माफ कर दिया कि भैया आप इंडिया से बाहर पैसा कमाने जा रहे हो तो वहीं रहोगे, जब वहीं रहोगे तो वहां पर टैक्स दो, कोई बात नहीं। तो सेकंड कंडीशन उनके लिए अप्लाई नहीं होगी। ऐसी इंडिया का जो सिटीजन है वो इंडिया छोड़कर जा रहा है एज ए मेंबर ऑफ क्रू। क्रू होते हैं शिप जैसे, पानी के जहाज है, उसमें जो कर्मचारी लोग हैं वो कभी इस कंट्री कभी उस कंट्री, इस कंट्री उस कंट्री, तो 60 दिन प्लस 365 दिन से की वजह से वो कई कंट्री में रेजिडेंट बन जाएंगे। तो ऐसी मुसीबत ना आए, प्रॉब्लम ना आए, इसलिए उन्हें भी छोड़ दिया। तीसरा, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पहले वाले में इंडियन ओरिजिन की बात नहीं थी, बस इंडियन सिटीजन की बात थी। अब यहाँ पर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की भी बात है। तो इंडियन ओरिजिन वो होता है जो जिस खुद उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ इंडिया में हुआ हो। 1947 से पहले का इंडिया अगर था तो अनडिवाइडेड इंडिया जो था उसमें हुआ हो, तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। अगर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और इंडिया, मान लिया आपका कोई रिश्तेदार है, आपके चाचा ताऊ कोई भाई बहन इंडिया के बाहर चले गए, अब वो थोड़ी ना इंडिया से बिल्कुल कट हो जाएंगे। आप इंडिया में रहते हैं, वो आपसे बातचीत करेंगे, कभी पैसा भी भेजेंगे, कभी आपसे मिलने भी आएंगे। अगर वो बाहर का आदमी जो अमेरिका में रहता है इंडिया में मिलने आएगा, रहने आएगा, तो बाहर से रेवेन्यू भी लाएगा, बाहर से बहुत सारा सामान लाएगा, पैसा लाएगा, डॉलर्स लाएगा, यहाँ पैसा भेजेगा। अगर हम उससे ये कहें कि भैया सेकंड कंडीशन तेरे पर भी अप्लाई होगी, तो अगर वो हर साल में 2-3 महीना भी इंडिया में आने लगेगा तो वो रेजिडेंट बन जाएगा, तो उसे इंडिया में भी टैक्स देना पड़ेगा, तो इंडिया में आने ही छोड़ देगा। तो उससे इंडिया में आना ना रोके वो, उसके लिए हम उसे कहेंगे भैया तेरे पे भी अप्लाई नहीं करेंगे। वहां केवल इंडियन सिटीजन नहीं है, इंडियन ओरिजिन भी है, क्योंकि वो जब बाहर ही रह रहा है तो हो सकता है सिटीजनशिप उसे बाहर की मिल जाए, लेकिन वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तो हमेशा ही रहेगा ना। इसलिए वो अगर इंडिया में विजिट करने के लिए आ रहा है, परमानेंट रहने नहीं, विजिट करने के लिए आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उस पर सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगाएंगे। तो 3 लोगों पर सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगी। एक, इंडियन सिटीजन जो इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, दूसरा इंडियन सिटीजन जो मेंबर ऑफ क्रू है, तीसरा इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में विजिट करने के लिए आ रहा है। ये तो हम पहले तक पढ़ते थे। अब एक नई बात और आ गई। ये नई बात क्या आ गई? इन्होंने एक नई चीज और डाल दी। ये नई है, न्यू है, पहले नहीं होती थी। ये क्या है? हाउ एवर सच पर्सन हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। मान लिया कोई अमेरिका में रह रहा है, तो उसकी फॉरेन सोर्सेस क्या है? जो अमेरिका में कमाई कर रहा है या और किसी कंट्री में कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर कोई इंसान, ऐसा इंसान, मतलब ऐसा कौन सा इंसान जो अभी हमने देखे, अगर इस इंसान की फॉरेन सोर्सेस के अलावा, मतलब इंडिया से इनकम, इन शॉर्ट जो इंडिया से इनकम है वो इनकम 15 लाख से ऊपर है प्रीवियस ईयर में, तो इसका मतलब वो इंडिया से बाहर जा रहा है, बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए, मेंबर ऑफ क्रू है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन कुछ भी है, लेकिन अगर वो इंडिया में 15 लाख रुपए कमाई कर रहा है एक साल में, तो हम उसको, इफ द पीरियड ऑफ हिज स्टे ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड अमाउंट टू 182 डेज और मोर, ये तो फर्स्ट पीरियड कंडीशन हो गई। दूसरा, he has been in India for 4 years 365, ये सेकंड कंडीशन है। साथ में यहां पर लिखा है 120 दिन। इसका मतलब ये हो गया कि हम पहले तो ये कहते थे कि इन लोगों पर सेकंड कंडीशन अप्लाई मत करो, हम अब भी ये कह रहे हैं कि सेकंड कंडीशन अप्लाई मत करो, लेकिन तब जब इनकी इंडिया में 15 लाख से कम अर्निंग है।
लेकिन अगर इनकी इंडिया में 15 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग है तो इन पे सेकंड कंडीशन भी लगाओ, लेकिन सेकंड कंडीशन में 60 दिन की बजाय 120 दिन लगाओ। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें ये देखना उसकी इंडिया में कमाई कितनी है। अगर उसकी इंडिया में कमाई 15 लाख से कम है तो केवल फर्स्ट कंडीशन लगाओ। अगर उसकी इंडिया में कमाई कितनी है, 15 लाख या उससे ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा है, तो उस पर सेकेंड कंडीशन भी लगाओ, 120 दिन लगाओ। इनके अलावा कोई और लोग है तो उस पर दूसरी भी लगाओ। तो सिचुएशन हमारे पास क्या हो गई, सिचुएशन हो गई कुछ लोग ऐसे हैं जिस पर कंडीशन नंबर 1 82 डेज लगेगी, सिचुएशन नंबर सेकेंड 60 + 365 लगेगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर 182 ही लगेगी, बस एक ही लगेगी, सेकंड लगेगी ही नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे फर्स्ट 182 लगेगी और सेकंड 120 + 365 लगेगी। 15 लाख से कम। तो अभी तो मुझे बताने तो दो भाई, अभी देख रहे हैं ना। तो ये एक वो है। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि अगर वो 3 सिचुएशन है, इंडियन ओरिजिन है, या फिर इंडियन सिटीजन है जो विजिट करने आ रहा है, या इंडियन सिटीजन है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है ना, या फिर मेंबर ऑफ क्रू है और इंडियन सिटीजन है। तो उसकी अगर लेस देन इक्वल टू 15 लाख इंडियन इनकम है तो उसको हम केवल फर्स्ट कंडीशन देखेंगे। अगर उसकी मोर देन 15 लाख इंडियन इनकम है तो उस पर हम ये देखेंगे। और अगर इनके अलावा कुछ और हैं तो उन पर ये देखेंगे। तो हमें 3 तरीके के लोग हो गए, उन पर हमें इस तरीके से चेकिंग करनी। अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन है और इन तीनों में आ रहा है तो 15 लाख, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि भैया कुछ नहीं कहा तो उसकी 15 लाख से कम इनकम है और हम केवल फर्स्ट कंडीशन ही उस पर लगाएंगे। चलिए, हमारा ये जब एक बार पता चल जाएगा कि कौन है इंडिया में रेजिडेंट और कौन है नॉन रेजिडेंट, तो फिर हमें एडिशनल कंडीशन देखनी है ये पता लगाने के लिए कि वो इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो उसके लिए हमें आगे देखना है। अच्छा, नॉन रेजिडेंट कौन होगा? नॉन रेजिडेंट वो होगा जिसपे बेसिक कंडीशन 1 और बेसिक कंडीशन 2 कोई भी नहीं लग पाएगी, तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा ना। जैसे कोई इंडिया में 40 दिन के लिए रहे, अब 40 डेज रहेगा तो वो तो नॉन रेजिडेंट ही होगा, क्योंकि 40 डेज में कोई रेजिडेंट तो हो ही नहीं सकता ना। तो हमें नॉन रेजिडेंट कौन है? जो नॉन रेजिडेंट वो है जो बेसिक कंडीशन 1 और 2 कोई सी भी अप्लाई नहीं करता, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट। हमने बात करी थी ना कि इंडिविजुअल और एचयूएफ या तो रेजिडेंट होते हैं तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं। तो वो अब हम ये देख रहे हैं कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होंगे। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए क्या होना जरूरी है? रेजिडेंट। तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। नॉन रेजिडेंट होगा तो बात खत्म हो जाएगी, रेजिडेंट होगा तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। तो हमें ये देखना है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं। तो उसके लिए हम पिछले रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को तो देखेंगे नहीं, क्योंकि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर बेसिक कंडीशन पे हमने मेनली देखा था। अब हम रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से पहले वाले साल देखेंगे। तो हम देखेंगे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से पहले 10 सालों में वो कम से कम 2 साल रेजिडेंट हो। मतलब हमारा जो प्रीवियस ईयर है, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, उससे छोड़ दो, उससे पिछले 10 साल
में कम से कम 2 साल वो रेजिडेंट होने का मतलब दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई एक सेटिस्फाई करती हो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो वो कम से कम 2 साल में रेजिडेंट हो और साथ ही साथ एंड है यहाँ, मतलब यहाँ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी है। एंड वो पिछले रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पिछले 7 सालों में कम से कम 730 दिन इंडिया में रहे। 730 कैसे याद रखोगे? 365 का डबल कर दो, 730 हो जाएगा। 7 ईयर भूल गए तो 7 फर्स्ट ईयर का 730 का फर्स्ट डिजिट 7 उठा लेना, तो ये 730 हो जाएगा। 730 और 7 ईयर्स, तो 7 ईयर में मिनिमम 730 डेज रहे और प्रीवियस ईयर से पहले 10 सालों में कम से कम 2 साल वो रेजिडेंट हो, तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाए। अगर नहीं तो नॉट ऑर्डिनरी बन जाए। तो ये नॉर्मल आदमी के लिए बेसिक कंडीशन 1, बेसिक कंडीशन 2 तो रेजिडेंट, बेसिक कंडीशन 1 बेसिक कंडीशन नहीं तो भी रेजिडेंट, बेसिक कंडीशन नहीं 1 और 2 सेटिस्फाई तो भी रेजिडेंट, बेसिक कंडीशन 1 भी नहीं और 2 भी नहीं तो नॉन रेजिडेंट। अब जब वो रेजिडेंट होगा तो हम देखेंगे एडिशनल कंडीशन 1 satisfied, additional condition 2 satisfied, ordinary resident, else not ordinary resident। चाहे वो एडिशनल कंडीशन 1 लगाए और सेकंड सेटिस्फाई ना करे, चाहे वो फर्स्ट सेटिस्फाई ना करे सेकंड सेटिस्फाई करे, चाहे वो दोनों सेटिस्फाई ना करे, हर सिचुएशन में नॉट ऑर्डिनरी रहे, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए उसे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर एक और नया कॉन्सेप्ट आया। वो कॉन्सेप्ट क्या आया है उसे देख लेते हैं। ये एक और नया कॉन्सेप्ट आया है, डीम्ड रेजिडेंट, सेक्शन 61A। डीम्ड रेजिडेंट, an individual being an Indian citizen having total income other than the income from foreign sources and which is not deemed to accrue or arise, ये सब exceeding 15 lakh during the previous year would be deemed to be resident in India in that previous year if he is not liable to pay tax in any other country or territory by reason of his domicile or resident or any other criteria of similar nature. However, this provision will not apply in case of individual who is a citizen resident of India in the previous year as per the section 61। ये क्या कहना चाहते हैं, इसको ध्यान से समझते हैं। ये उन लोगों को पकड़ना चाहते हैं जो कहीं पे भी टैक्स नहीं दे रहे लेकिन इंडिया से कनेक्शन रखते हैं। कैसे? डीम्ड रेजिडेंट, एक इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, तो इंडियन सिटीजन हुआ। इंडियन सिटीजन हर कोई तो हो नहीं सकता दुनिया में, इंडिया के सिटीजन ही हो पाएंगे, जो कि इतना आसान नहीं है बाहर के आदमी के लिए। इंडियन सिटीजन है हम, आप इंडियन सिटीजन है और हमारी टोटल इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है। ठीक है, और आप कहीं पर भी टैक्स नहीं देते हो। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो इंडिया फॉरेन अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, आप देखो ऐसा होता है कि आपको हम चेक करें, सब मिस्टर ए है, वो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में 0 डेज रहे, तो कौन है वो? नॉन रेजिडेंट। लेकिन ये कह रहे नॉन रेजिडेंट है वो, ठीक है, लेकिन क्या वो इंडियन सिटीजन है? हमने कहा इंडियन सिटीजन तो है। क्या उनकी इंडिया की इनकम 15 लाख है या उससे ज्यादा है? 15 लाख से ज्यादा है, हाँ वो भी है। क्या वो कहीं और टैक्स नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, तो हम उनको डीम्ड रेजिडेंट मान लेंगे। मतलब हम मान लेंगे वो रेजिडेंट है, वो रेजिडेंट नहीं है लेकिन हम मान लेंगे रेजिडेंट। ये तभी होगा जब वो नॉन रेजिडेंट होंगे।
अगर वो नॉर्मली इंडिया में रहते हैं और रेजिडेंट है फिर मानने की जरूरत नहीं है, फिर तो है ही रेजिडेंट। रेजिडेंट कब मानेंगे? जब वो नॉन रेजिडेंट। तो अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो हम उनको रेजिडेंट मान लेंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इससे क्या होगा? रेजिडेंट मानने से क्या होगा? देखो, जो इंडिया की कमाई है उस पर इंडिया में टैक्स तो देना ही था, चाहे वो नॉन रेजिडेंट थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अगर वो नॉन रेजिडेंट की बजाय रेजिडेंट हो गए जाएंगे ना, तो जो इंडिया के बाहर की इनकम है, चाहे वो 5 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, उस पर भी इंडिया में टैक्स देना पड़ जाएगा उन्हें, क्योंकि वो और किसी कंट्री में टैक्स नहीं दे रहे हैं। असल में क्या होता है, कुछ लोग लूपहोल्स ढूंढ के ऐसा करते हैं कि कुछ इनकम ऐसी होती है जिस पर उन्हें दुनिया में कहीं पे भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। तो इस सिचुएशन से उन्होंने कहीं पे भी टैक्स नहीं दे रहे हैं। इन्होंने कहा इंडिया के सिटीजन हो और कहीं पे भी टैक्स नहीं दे रहे हो तो बेटा इंडिया में टैक्स दे दो उस पर, तो उसको पकड़ लेंगे। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, डीम्ड रेजिडेंट। अब कुछ स्पेशल नोट हैं। जैसे कोई इंडिया में है पार्ट ऑफ द डे, पूरे दिन के लिए नहीं है, थोड़े समय के लिए है, तो हम कैलकुलेशन जो करेंगे नंबर ऑफ डेज इन इंडिया, वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आवर्स। हमें जैसे टाइम बता रखा है, सुबह 9 बजे आया, कल 10 बजे सुबह चला गया, तो आज सुबह 9 से कल सुबह 10 बजे तक 25 घंटे हो गए, तो 24 घंटे का एक दिन मान लिया जाएगा। ठीक है? नहीं, वो तो रेजिडेंशियल स्टेटस देख रहे हैं ना, तो कोई इंडिया में आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो 182 दिन चेक करने के लिए पता होना चाहिए ना कितने बजे आया कितने बजे गया। मान लिया एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, हमें क्वेश्चन में नहीं दिया, तो आप क्या करो, जिस दिन वो इंडिया में आया है वो दिन भी, और जिस दिन इंडिया से जा रहा वो दिन भी, दोनों को इंडिया में माना जाएगा। जैसे ये नहीं बताया कब आया, लिखा आज आया, वो कल गया, तो इसका मतलब इंडिया में वो 2 दिन रह गया, आज का भी और कल का भी। या तो टाइम बताए 24 घंटे का एक दिन, नहीं तो दोनों दिन ले लेंगे। ठीक है? रेजिडेंशियल स्टेटस हमें हर प्रीवियस ईयर का देखना है अलग अलग, क्योंकि ये हो सकता है कि कोई एक प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट हो और दूसरे प्रीवियस ईयर में नॉन रेजिडेंट हो, तो पिछले साल वो क्या था उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें हर साल का अलग अलग रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर मतलब जिस प्रीवियस ईयर की इनकम निकालनी है आपको उस प्रीवियस ईयर को। ठीक है? In computing the period of stay in India, it is not necessary that the stay should be for a continuous period. मतलब आपको 182 दिन रुकना है तो 182 दिन लगातार रुकना जरूरी नहीं है। आप 50 दिन आए फिर चले गए फिर 50 दिन, ऐसा हो सकता है। ठीक है? ये भी जरूरी नहीं है कि एक ही जगह रुके, वो इंडिया के अंदर आ गया, चाहे वो मुंबई रुके, दिल्ली रुके, इधर उधर जाता रहे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? ए पर्सन इज सेड टू बी इंडियन ओरिजिन, एक था ना सेकंड एक्सेप्शन में, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, 1947 से पहले का जो इंडिया था उसमें अगर जन्म हुआ तो इंडिया ही तो माना जाएगा, तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएंगे। ठीक है? ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब दादा भी और नाना नानी भी। ठीक है? नॉन रेजिडेंट कब होगा? कोई भी कंडीशन, if an individual is not able to satisfy any of the above mentioned 2 conditions, then such individual shall be regarded as non-resident.
मिस्टर कपिल इंडियन सिटीजन है। मिस्टर कपिल इंडियन सिटीजन है जो अपॉइंट हुए हैं एज टैक्स कंसल्टेंट बाय रेप्यूटेड कंपनी ऑफ यूएसए, और वो इंडिया छोड़कर जा रहे हैं पहली बार। इंडिया पहली बार छोड़कर जा रहे हैं वो 25 अक्टूबर को लास्ट प्रीवियस ईयर में, मतलब जो हमारा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है उससे पिछले साल, एक साल पहले। अगर हमारा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर जो भी है उससे पिछले साल 25 अक्टूबर, मतलब 6 महीने पहले वो जा रहे हैं। और ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, जो हमारा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है उस ईयर में केवल 180 दिन के लिए वो आ रहे हैं। तो हमें उनका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है कि उनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। जैसा कि अभी अभी हमने बात की थी कि वो इंडियन सिटीजन है, तो उनके लिए हम सेकंड बेसिक कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, और 182 डेज नहीं है तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर उनकी इंडिया में 15 लाख रुपए से ज्यादा इनकम है तो हम 120 डेज चेक करेंगे, और 120 डेज तो सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, इंडिया में रेजिडेंट हो जाएंगे। और उसके बाद हमें और चेक करना है। तो हमारी सारी की सारी बात इस बात पे डिपेंड करती है, सारी की सारी कैलकुलेशन, कि उनकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेस क्या है। अगर मोर देन 15 लाख है तो हमारे लिए बेसिक कंडीशन नंबर 1 तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे, क्योंकि 182 डेज होना चाहिए और वो नहीं है 182 डेज, तो वो तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। लेकिन अब सेकंड कंडीशन के लिए हम देख रहे हैं बेसिक कंडीशन नंबर 2, अगर उनकी 15 लाख से ज्यादा है तो उनका 120 डेज रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में होना पड़ेगा इंडिया में, प्लस 365 डेज होना पड़ेगा इन्हें फॉर प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो 365 डेज उनको रहना पड़ेगा। वो पहली बार, तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में वो हमारे पास 180 डेज रहे, प्लस पहली बार वो छोड़कर गए हैं हमारा कंट्री पिछले साल, तो पिछले साल वो 25 अक्टूबर को छोड़कर गए हैं। पिछले साल लास्ट प्रीवियस ईयर 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले और 4 साल पहले, तो यहाँ तो पूरे 365 दिन है। और यहाँ 365 नहीं भी है अगर हम काउंटिंग करें, उसका जो फायदा नहीं है, फिर भी अगर हम काउंटिंग करें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में 25 दिन, तो ये टोटल मिलाकर 365 डेज चाहिए, जबकि ये पिछले 4 सालों में तो बहुत दिन रह रहे। तो इसका मतलब ये कौन है, ये रेजिडेंट है। अगर इनकी 15 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग है तो ये रेजिडेंट है, ये बात तो तय हो गया, तो ये रेजिडेंट हो जाएंगे। उसके बाद हमें एडिशनल कंडीशन देखनी है 1 और 2। ये 10 सालों में कम से कम 2 साल रेजिडेंट होने चाहिए, रेजिडेंट है, ये तो हर साल रेजिडेंट है। ये 7 सालों में 730 दिन इंडिया में होने चाहिए, ये तो 2 साल में ही है। तो मतलब अगर ये 15 लाख रुपए से ज्यादा इंडिया में कमा रहे हैं तो ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर इनकी इनकम 15 लाख रुपए के बराबर है या उससे कम है तो इनके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। फर्स्ट ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो ये नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे, नॉन रेजिडेंट। तो हमें पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन अच्छे से देना होगा, पूरा अच्छे से लिखना होगा, कंडीशन भी लिखनी होगी। इंडियन कंपनी है और उन्होंने अपने एक एम्प्लॉय मिस्टर सचिन को, जो मिस्टर सचिन है, उनको यूके में भेजा है, ठीक है, और 2 साल के लिए भेजा है। 1 जुलाई को वो गए हैं, तो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर की 1 जुलाई को वो गए हैं, तो वो इंडिया में कितने दिन के लिए रहे इस दौरान। अगर वो 1 जुलाई को गए हैं तो ये 1 जुलाई रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया से बाहर गए हैं, तो इंडिया में ये अप्रैल,
मई, जून एंड जुलाई, क्योंकि जिस दिन इंडिया से छोड़कर जाते हैं उस दिन को भी हम इंडिया में मानते हैं, और जिस दिन इंडिया में आते हैं वो भी इंडिया में माना जाता है। अनटिल अनलेस हमें टाइम बता रखा हो तो हम 24 घंटे के हिसाब से 1 ईयर मान लेंगे। तो ये हो गए 92 डेज। तो ये इंडियन कंपनी ने इन्हें भेजा है, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि वो अनएम्प्लॉय नहीं है, इंडिया से छोड़कर जा रहे हैं, तो हम 60 डेज वाला अप्लाई करेंगे, और मिस्टर सचिन रेजिडेंट है तो हमें बताना है ये रेजिडेंट है या नहीं। देखिए, जो फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि उन्हें 182 डेज इंडिया में रहना है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में वो तो हुई नहीं। बेसिक कंडीशन नंबर 2 है 60 डेज या 120 डेज, और उसके अंदर 60 डेज की बात हो रही है, इसका मतलब इनकी इनकम 15 लाख से कम होगी इंडिया में। तो 60 डेज प्लस 65 डेज की हम कंडीशन लगाते हैं, लेकिन ये उन पर नहीं लगाते हैं जो इंडियन सिटीजन है और जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाने का सेंस कि बाहर काम करने जा रहे हैं और पैसा कमाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि वो पहले बेरोजगार होने चाहिए, अनएम्प्लॉय होने चाहिए और बाहर जाकर ये जॉब मिले, ऐसा नहीं है। अगर कोई इंडिया में भी काम कर रहा है और इंडिया से उसको बाहर भेजा गया है उसी जॉब पर, बाहर पैसा कमाने के लिए, बाहर कमाई करने के लिए, तो भी सेकंड बेसिक कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। और ये ब्रिटिश गैस इंडिया का 2006 का एक केस भी है। ब्रिटिश गैस इंडिया का एक केस भी है, जो केस में ये डिसाइड किया गया था कि एम्प्लॉई का बेरोजगार होना नहीं है जरूरी इस कंडीशन के लिए। सेकंड एक्सेप्शन के लिए, एक्सेप्शन ये कहता है कि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा हो, और ये एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे, तो इसका मतलब इन पे सेकंड बेसिक कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, और ये नॉन रेजिडेंट होंगे। जो इनकम टैक्स अथॉरिटी कह रही है वो सही नहीं कह रही है। सेरेना विलियम्स सिटीजन है, यूएसए की, फेमस एस्ट्रोनॉट है, इंडिया में आ रही है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में आई है। उनकी ग्रैंड मदर का बर्थ गुजरात में हुआ था, इसका मतलब वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो अगर वो इंडिया में विजिट करने के लिए आ रहे हैं तो हम सेकंड बेसिक कंडीशन उस पर अप्लाई नहीं करेंगे। वो इंडिया में रही है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 26 जनवरी तक, तो यहाँ पर 26 जनवरी तक रही है, तो अक्टूबर में 30, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 26, तो टोटल 30, 31 एंड 26, 117 डेज रही है। तो बेसिक कंडीशन 1 तो इन्होंने सेटिस्फाई नहीं करी है, लेकिन आपको पूरा लिखना है कि सेरेना विलियम्स वाज इन इंडिया फॉर 117 डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। आप अपने प्रीवियस ईयर का नाम लिख देंगे। And so she has not satisfied basic condition number 1, which is assessee must be in India for 182 days or more during the in India during the relevant previous year, ये लिखना होगा। ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है। और अब ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और इंडिया में विजिट करने के लिए आ रही है, तो सेकंड बेसिक कंडीशन इस पे अप्लाई नहीं होगी, तो बेसिक कंडीशन नंबर 2 अप्लाई नहीं होगी। मतलब यहाँ पर 60 डेज को 182 डेज मान लिया जाएगा, तो वो भी सेटिस्फाई एक तरीके से नहीं होगी। इन केस इनके तो यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है ये, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो इनको इंडिया में विजिट करने आना है, तो सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। मिस्टर फ्लावर एक कैनेडियन सिटीजन है, तो इंडियन सिटीजन तो है नहीं, इंडिया में वो पहली बार आ रहे हैं ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर, 4 साल पहले वो इंडिया में पहली बार आए हैं, और उसमें वो कितने दिन रही है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, तो वो 70 डेज रहे हैं। तो बेसिक कंडीशन 1 तो सेटिस्फाई नहीं हुई, लेकिन बेसिक नंबर 2 के लिए थोड़े से चांस हैं, क्योंकि 60 डेज हो गए,
और 1 साल इससे लास्ट प्रीवियस ईयर में जो पिछला साल था उसमें ये थे 150 डेज, और 2 साल पहले वो थे 90 डेज, 3 साल पहले वो थे 60 डेज, और 4 साल पहले वो थे 55 डेज। तो 150 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 55, ये 355 डेज होते, जबकि हमारी कंडीशन है कि वो कम से कम 365 डेज होना चाहिए। तो सेकंड बेसिक कंडीशन भी अप्लाई नहीं हो पाई। अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, इसकी प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये लिखना पड़ेगा कि he has not satisfied basic condition number 1 or section 6 subsection 1 that he assessee must be in India for 182 days or more during the relevant previous year. Also, he has not satisfied basic condition number 2, which is he must be in India for 60 days or more during the relevant previous year and 365 days or more during the 4 previous years immediately preceding the relevant previous year. ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप ये पूरा अच्छे से नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मिस्टर रोड्स हैं, फॉरेन क्रिकेटर हैं और वो इंडिया में 100 दिन के लिए आते हैं हर साल 7 सालों से। तो हमें उनका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। सबसे पहले तो बेसिक कंडीशन नंबर 182 डेज नहीं रहे तो सेटिस्फाई नहीं हो पाई। बेसिक कंडीशन नंबर 2 60 डेज बिल्कुल रहे, उससे पिछले 4 साल में 400 दिन रहे, तो इसका मतलब ये बेसिक कंडीशन नंबर 2 अप्लाई हो गई, तो ये रेजिडेंट तो बन गए। अब एडिशनल कंडीशन देखनी पड़ेंगी। उसमें एक कंडीशन है 7 इयर्स में 730 डेज होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो एडिशनल कंडीशन नंबर 2 अप्लाई नहीं हुई। और एक भी एडिशनल कंडीशन अप्लाई नहीं होगी तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें क्या होना पड़ेगा, दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मैं बार बार यही कहता हूँ, आपको इसकी प्रेजेंटेशन अच्छे से करनी है। मैं आपको केवल ये समझा रहा हूँ। प्रेजेंटेशन के लिए आपको ये लिखना होगा कि मिस्टर रोड्स वाज इन इंडिया फॉर 100 days during the relevant previous year, so he has not satisfied basic condition number 1, which is he must be in India for 182 days or more during the relevant previous year. Now we will check basic condition number 2, which says that assessee must be in India for 60 days or more during the relevant previous year plus 365 days or more in the 4 previous years immediately preceding the relevant previous year. Mr. Rhodes was 60 days in India during the relevant previous year and was in India for 400 days during the 4 previous years immediately preceding the relevant previous year, so he has satisfied basic condition number 2 of section 6 subsection 1. So he is a resident in India for this relevant previous year. Now we will check 2 additional conditions to find out whether he is ordinary resident or not ordinary resident in India. First additional condition says that he must be in India for minimum 2 he must be resident in India for minimum 2 previous years out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year. And second additional condition says that he must be in India for minimum 730 days during the 7 previous years immediately preceding the relevant previous year. So you have to show to the examiner that you knows everything. You knows each and every condition, basic condition or additional condition. So you have to write in exams कि आपको पता है कि मुझे ये कंडीशन मालूम है और आपको लिखना पड़ेगा। फिर आप लिखेंगे as he was in India for 700 days during the 7 previous years immediately preceding the relevant previous year. So he has not satisfied additional condition number 2. So we don't need to check basic additional condition number 1 because both of the additional conditions should be satisfied to become ordinary resident.
So he is not ordinary resident during the relevant previous year. Determine residential status of Mr. Anand for the relevant assessment year who stays in India during various financial years as under. तो वो हमारे मिस्टर आनंद है, उनका रेजिडेंशियल स्टेटस हमें बताना है, वो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 100 डेज के लिए रहे। अब मिस्टर आनंद जो है उनके बारे में बताया नहीं कि वो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, कुछ ऐसा बताया नहीं है, तो हमें इन सब पे टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हमें इग्नोर करनी चाहिए ये सब बात। तो इस पे एडिशनल बेसिक कंडीशन नंबर 1 और बेसिक कंडीशन नंबर 2 दोनों अप्लाई करेंगे। बेसिक कंडीशन 1 तो अप्लाई नहीं हो पाई क्योंकि इन्हें कम से कम 182 डेज रहना था इंडिया में, लेकिन वो नहीं रह पाए, ठीक है ना। तो अब हमें ये देखना है कि क्या वो बेसिक कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई कर रहे हैं। 60 डेज होना चाहिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, है बिल्कुल है, और 365 डेज होना चाहिए इन्हें ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर which are these 4 years। और इन 4 सालों में आपको केवल ये नहीं लिखना है कि ये 365 डेज से ज्यादा रहे, आपको एग्जैक्ट नंबर भी बताने पड़ेंगे एग्जाम में लिखकर कि मिस्टर आनंद वाज in India for 470 days during the 4 previous years immediately preceding the relevant previous year, so he has satisfied basic condition number 2, which is he must be in India for 60 days or more during the relevant previous year plus 365 days or more during the 4 previous years immediately preceding the relevant previous year। ये आपको लिखना पड़ेगा। so he is resident, तो ये relevant previous year में रेजिडेंट होगा, ये तो हमें पता चल गया। अब हमें एडिशनल कंडीशन चेक करनी है। एडिशनल कंडीशन चेक करने के लिए आसान है, पहले ये चेक करें कि क्या पिछले 7 सालों में वो 730 दिन इंडिया में थे, तो पिछले 7 सालों में 730 दिन थे या नहीं। तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7, तो इन टोटल में मिला करके वो कितने हो गए 291। वैसे तो हो ही गए थे वो 470 और 87 82 191। वाओ, ये तो पूरे 730 डेज इंडिया में रहे हैं, पूरे के पूरे 730 डेज। तो इन्होंने एडिशनल कंडीशन नंबर 2 तो अप्लाई कर दिया। एडिशनल कंडीशन नंबर 1 है कि वो कम से कम पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल रेजिडेंट हो। अब वो देख लेते हैं कि वो कंडीशन सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो पिछले 10 सालों में यहाँ पर कम से कम 2 साल रेजिडेंट हो, इस साल तो वो रेजिडेंट बन गए हैं, ठीक है। अब इस साल बेसिक कंडीशन नंबर 1 तो नहीं लगा पाए, लेकिन बेसिक कंडीशन नंबर 2 चेक करें, 60 दिन बिल्कुल हो गए। और पिछले 4 सालों में 365 दिन चेक करें, 90 89 87 82, तो ये 348 डेज है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो पाए, तो ये नॉन रेजिडेंट बन गए इस साल में। इस साल भी ये नॉन रेजिडेंट है, इस साल भी ये नॉन रेजिडेंट है, इस साल भी नॉन रेजिडेंट है। तो ये कभी भी 365 डेज पिछले 4 सालों में नहीं रह पा रहे हैं, तो ये हर साल नॉन रेजिडेंट होते जा रहे हैं। तो ये पिछले 10 सालों में केवल एक साल ही रेजिडेंट है, बाकी सब साल नॉन रेजिडेंट है। तो एडिशनल कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई नहीं कर पाए। क्योंकि एडिशनल कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, क्योंकि इन्हें कम से कम पिछले 7 साल में 730 दिन रहना था, वो तो रह लिए, लेकिन पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल उन्हें रेजिडेंट होना था, वो नहीं है। तो इसका मतलब ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताना है मिस्टर प्रकाश एक जो अमेरिकन सिटीजन है, वो इंडिया में पहली बार आ रहे हैं 10 जुलाई 2016 को। और 10 जुलाई 2016 को
एज एन एम्प्लॉई आ रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी के, हमें बता रखा है वो कब आ रहे हैं इंडिया में और कब इंडिया से जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें उन्हें अलग अलग प्रीवियस ईयर से रिलेटेड बताना है, कौन से ईयर में वो रेजिडेंट हैं, कौन से में नहीं है, क्या है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर 1617 की। तो 1617 में वो कितने दिन रहे, सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा। तो वो आए हैं 10 जुलाई 16 को और वो गए हैं 7 अगस्त को। तो इसका मतलब इस ईयर में वो 31 मार्च तक रहे हैं, क्योंकि 31 मार्च को ईयर एंड हो जाता है। तो हमारे पास जुलाई में 31 डेज होते हैं, 31 में से 10th को भी इंडिया में माना जाएगा, तो वो 9 डेज इंडिया में नहीं है, तो 22 डेज इंडिया में है। अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर 31, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, टोटल कर लेंगे कितना आ गया 265। तो ही इज resident in India because he has satisfied basic condition number 1, which says he should be in India for at least 182 days during the relevant previous year. तो वो रेजिडेंट तो होगा, ये तो हमें पता चल गया। वो एडिशनल कंडीशन लगाएंगे कि वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी, तो पहली बार आ रहे हैं तो एडिशनल कंडीशन में कुछ भी सेटिस्फाई नहीं होगा, तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है फॉर द प्रीवियस ईयर 1617। 2017-18 17-18 में देखते हैं। 17-18 में 1 अप्रैल 17 को ईयर स्टार्ट हुआ और ये छोड़कर चले गए 7-8-17 में। तो अप्रैल के हो गए 30 डेज, मई के हो गए 31, जून के 30, जुलाई 31, अगस्त के 7। तो कितने डेज हो गए ये 129 डेज ये हो गए, प्लस फिर ये दोबारा से आए हैं 7 अक्टूबर को और गए हैं 18 में। तो हमारा ईयर तो 31 मार्च को एंड हो गया। तो अक्टूबर में 31 में से 6 दिन नहीं रहे, 6 डेज नहीं रहे, तो कितने दिन रहे 25। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च 186। तो कुल मिलाकर कितने डेज हो गए 305 डेज। 170। ये 176 है, तो 305 डेज रहे वो इंडिया में। तो इंडिया में 305 डेज का मतलब वो रेजिडेंट हो गए, बेसिक कंडीशन नंबर 1 अप्लाई हो गया, सेटिस्फाई हो गया। एडिशनल कंडीशन 2 नहीं लगेंगे अभी भी, क्योंकि एडिशनल कंडीशन में लास्ट 7 ईयर में 730 डेज होना चाहिए। अभी लास्ट ईयर ही है बस इनका 265, तो 730 डेज तो हो नहीं पाएगा, तो हम लिख देंगे कि वो एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गए। हम बात करते हैं 2018-19। अभी 17-18 निकाला हमने, तो अब 18-19 निकालते हैं। अब 18-19 हमारा शुरू होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च को। तो इसमें ये 1-4-18 से लेकर 27 नवंबर तक है पहले, और उसके बाद ये 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मार्च,
टोटल 272। रेजिडेंट अगेन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एक एडिशनल कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए। ये पिछले दोनों सालों में रेजिडेंट है, लेकिन 7 ईयर में 730 डेज होना चाहिए, वो 730 डेज नहीं हो पा रहे, तो इसलिए नॉट ऑर्डिनरी है, लेकिन अगले साल उम्मीद है हो जाएंगे। अब हमारे पास आता है ईयर 1920। 1419 से 31 मार्च 20 तक चलता है। तो फर्स्ट अप्रैल से ये रहे हैं फेब तक। 1 अप्रैल 19 से लेकर इस प्रीवियस ईयर में ये रहे हैं, ये रहा ना 1 मार्च से, तो हमारा ईयर तो अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, और ये रहे हैं 1 फेब 20 तक, तो काफी दिन रह गए ये। तो हम क्या करते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी एंड फेब, तो कितने दिन हो गए इनके? 307 डेज रेजिडेंट हो गए। अब लास्ट 10 में से मिनिमम 2 ईयर्स में इन्हें रेजिडेंट होना, ये 3 ईयर में रेजिडेंट है, और लास्ट 7 ईयर में 730 डेज होना है। और इनके जो लास्ट 7 ईयर्स हैं, इसमें जो एक तो 272 है, और एक में 265 और एक में 305, क्या हो गए ये 730 842। तो ये दोनों एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गए 1920 प्रीवियस ईयर में। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर 2021। इसमें ये 1 मई 20 को आए हैं और 30 मार्च को गए हैं, तो मोर देन 182 डेज आ रहे हैं मेरे ख्याल से। इसमें भी कितने डेज आ रहे हैं? 325 डेज। 325 डेज है, रेजिडेंट है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, क्योंकि जो लास्ट 7 ईयर्स है उसमें 730 डेज भी है और 2 से ज्यादा 2 सालों में रेजिडेंट भी है, तो एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है। अब जब एग्जाम में आएगा सब लिख देंगे, तो आपको क्या करना चाहिए, कायदे से शुरू की 4-5 लाइनें छोड़ के सारा काम करना चाहिए, और शुरू की जैसी एग्जामिनर सॉल्यूशन देखे उसे ये दिखाई दे रेजिडेंशियल स्टेटस 2016-17 नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, पूरा लिखेंगे, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट 2018-19 नॉट ऑर्डिनरी है, इसमें भी इसमें नॉट ऑर्डिनरी है, और 2019-20 ऑर्डिनरी रेजिडेंट और 2021 ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर ये सब ऐसा दिख जाए और बाद में आप वर्किंग कर दें, तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, आपसे कहेगा कि वाह 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 बच्चा बहुत समझदार है, तो उसे ये दिखाइए कि आप समझदार हैं। मिस्टर एक्स और मिसिस एक्स सेटल्ड हैं इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए, और वो इंडिया में आए हैं रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 15 अक्टूबर को 7 महीने के लिए।
बोथ ऑफ देम आर इंडियन सिटीजन। इन द अर्लियर ईयर्स वो कितना कितना रहे ये बता रखा है। हमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है, रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब कई बार बच्चों को लगता है कि 7 महीने के लिए आए हैं तो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रह गए। इस नासमझी में इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। आइए बच्चों देखते हैं कि क्या रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 7 महीने वो रहे भी या नहीं रहे। तो 15 अक्टूबर को अगर वो आए हैं और 7 महीने रहे हैं, लेकिन हमारा ईयर एंड तो 31 मार्च को हो जाएगा ना, तो 31 मार्च तक क्या 182 डेज होते हैं? तो हम देखते हैं कि कितने दिन होते हैं। अक्टूबर के कितने दिन हो गए? 15 को आए हैं तो 16 दिन हो गए। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो ये हमने 15 को भी एक्सक्लूड कर दिया, 15 को तो इंक्लूड करना है। तो हम ये कह देते हैं कि हमारे को 15 भी इंक्लूड करना है, क्योंकि जिस दिन वो आते हैं वो भी हम इंक्लूड करते हैं डे। तो 31 में से शुरू के 14 दिन वो नहीं रहे थे, तो 17 डेज रहे वो इंडिया में। नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 30, फेब में जनवरी में 31, फेब में 28। अगर लीप ईयर है तो आप 29 कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें आंसर में एक दिन का डिफरेंस आएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मैंने लिखा है ये नॉर्मल ईयर का लिखा है, अगर लीप ईयर होगा तो एक दिन बढ़ जाएगा। और मार्च के 31 डेज, तो 17, 30, 31, 31, 28 एंड 31, तो 168 डेज ये रहे हैं रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में। अगर लीप ईयर है तो आपका आंसर हो जाएगा 169 डेज। दोनों ही सिचुएशन में 182 डेज ये नहीं रह पाए, तो कंडीशन नंबर 1, बेसिक कंडीशन नंबर 1 अप्लाई नहीं हो पाई, और बेसिक कंडीशन नंबर 2 इनके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर गए हैं। तो ये दोनों ही ना तो बेसिक कंडीशन 1 अप्लाई कर पा रहे हैं, ना बेसिक कंडीशन 2 अप्लाई कर पा रहे हैं, तो ये दोनों ही नॉन रेजिडेंट है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो हमें आगे और बहुत सारी चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही नॉन रेजिडेंट है। अब पिछले सालों में वो कितना रहे ये सब देखने के लिए ऑर्डनरी नॉट ऑर्डनरी के लिए जरूरत पड़ती है, सेकंड बेसिक कंडीशन अप्लाई करते तो उसके लिए जरूरत पड़ती। अब सेकंड कंडीशन इनके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है, या ये कह सकते हैं सेकंड कंडीशन में 60 डेज प्लस 365 डेज में 60 डेज की जगह 182 डेज लेना है, तो वो भी अप्लाई नहीं होती है। तो इट मीन्स ये दोनों ही नॉन रेजिडेंट है। इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है उसके लिए आपको जो सॉल्यूशन दिए गए हैं उसको आप एक बार देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। In the relevant previous year, a sailor has remained on ship as a crew member, और वो इंडिया से बाहर 184 डेज रहा और इंडिया के अंदर 182 डेज रहा। तो इसका मतलब ये लीप ईयर की बात है। अगर लीप ईयर नहीं होगा तो यहाँ 183 डेज लिखा है मान लिया। तो नॉर्मल अगर आपका असेसमेंट ईयर है तो उसमें 183 डेज लिखा है, और अगर ये लीप ईयर है तो आप मानिए 184 डेज लिखा है। तो हमें बताना है रिलेवेंट असेसमेंट ईयर में उसको क्या मानेंगे। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 हमें क्या कहता है कि बेसिक कंडीशन नंबर 1 कि वो 182 डेज होना चाहिए और वो कंडीशन अप्लाई हो जाती है। ये स्पेशल है, अगर हमारा 1 कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो सेकंड हम देखते ही नहीं इसके लिए, लेकिन 1 अप्लाई हो गई है तो ये कौन है? रेजिडेंट
तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि ये रेजिडेंट हैं या नहीं, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि यस ये रेजिडेंट है। मिस्टर बून है, एक बहुत पुराने बहुत अच्छे ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर होते थे, तो ऑस्ट्रेलिया के ही सिटीजन हैं और ये इंडिया में रह रहे हैं 117 प्रीवियस से, मतलब 7 साल प्रीवियस ईयर के 7 साल पहले से ये इंडिया में रह रहे हैं। हमारे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से 7 साल पहले से ये रह रहे हैं 1 जनवरी से। इन्होंने इंडिया जो छोड़ा है वो 16 जुलाई रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ा है। तो वो विजिट करने के लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया में और फिर रिलेवेंट हमारे प्रीवियस ईयर में 4 जनवरी को वापस भी आ गए हैं। तो हमें उनका रिलेवेंट असेसमेंट ईयर में रेजिडेंशियल स्टेटस का पता लगाना है। तो वो सबसे पहले देखते हैं हमारे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन रहे। अगर वो 182 डेज से ज़्यादा रह गए तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन अप्लाई हो जाएगी और वो रेजिडेंट तो हो ही जाएंगे। तो उन्होंने इंडिया छोड़ा है 16 जुलाई को, तो अप्रैल में, मई, जून और जुलाई जिस दिन छोड़ते हैं वो भी दिन इंक्लूड करते हैं और फिर वापस आए हैं जनवरी में। तो जनवरी में शुरू के 3 दिन हटा देते हैं क्योंकि 4th को भी इंक्लूड करना है, तो 28 डेज हो गए। फेब में अगर आपका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर लीप ईयर है तो आप फेब के 29 डेज ले लीजिएगा। तो इस हिसाब से उनके जो डेज हुए 30, 31, 30, 16, 28, 28 और 31, 194। अगर लीप ईयर है तो 195 डेज आएगा। तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 तो अप्लाई हो गई, सेकंड चेक करने की जरूरत नहीं है और ये रेजिडेंट तो हो गए। अब हमें ये देखना है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि पिछले 7 साल में वो 730 डेज रहते हैं या नहीं। तो ये तो भैया हर साल इंडिया में रहते हैं, तो ये तो 2 साल में ही 730 डेज हो जाएंगे क्योंकि इनका हर साल ये हमारे इंडिया में रहते हैं। तो पिछला साल जो है 1 साल पहले अगर हम प्रीवियस ईयर से देखें उसमें 365, पिछला देखें उससे 2 साल पहले अगर कोई लीप ईयर है तो 366 हो जाएंगे। तो ये तो हर साल ही इंडिया में है, तो ये तो 7 ईयर तक है। हाँ उसमें हमारा थोड़ा सा कम है, पूरा 365 डेज नहीं है, लेकिन ये तो 2 साल में ही 730 डेज हो जाएगा। और एडिशनल कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाइड हो गई। एडिशनल कंडीशन नंबर 1 ये है कि पिछले 10 सालों में रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पिछले 10 सालों में ये कम से कम 2 साल रेजिडेंट होने चाहिए। ये तो हर साल रेजिडेंट है, तो इसका मतलब ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है क्योंकि ये बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई करते हैं, एडिशनल कंडीशन 1 और एडिशनल कंडीशन 2, तो ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो आप इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है उसके लिए आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। समझाने के लिए मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे इसको क्वेश्चन को समझना है।